Welcome to another mind-blowing session of Mind Map on Definite Integration। कहा जा सकता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो प्राइमरी एस्पेक्ट था, जो प्राइमरी यूज था, वो दैट वाज फॉर फाइंडिंग द एरिया अंडर द कर्व्स। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग होता और पॉजिटिव होता तब अपर सम बन जाता है लोअर सम और लोअर सम बन जाता है अपर सम, यानी दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं। तो न्यूटन ने देखा कि भाई अगर हम इसको इस तरह से लिमिट के फॉर्म में फाइंड करते रहेंगे इंटीग्रेशन का वैल्यू, दैट वुड बी वेरी टफ, क्योंकि हर बार एक लिमिट निकालनी पड़ेगी एंड दिस इज नॉट एन ईजी टास्क। तो इन दोनों इंटीग्रल्स का जो सम होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ अपर लिमिट्स माइनस द प्रोडक्ट ऑफ लोअर लिमिट्स। इसके ऊपर जेईई एडवांस में भी प्रॉब्लम आ चुका है अभी रिसेंटली। देखा जाए तो थ्योरी बहुत कम है, प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे अच्छे लेवल के इसमें बन सकते हैं, और जरूरत है यह सारा का सारा माइंड मैप देखने के बाद आपको क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करने की। हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण, राधे 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 टू एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर माइंड ब्लोइंग सेशन ऑफ माइंड मैप ऑन डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो आज हम करने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का पूरा थ्योरेटिकल डिकोडिंग, और यह जो चैप्टर है ये जेईई मेंस और जेईई एडवांस दोनों का ही फेवरेट चैप्टर है। बल्कि अगर ज्यादा फेवरेट पूछा है तो जेईई एडवांस के लिए कुछ ज्यादा ही फेवरेट है। ऐसा कोई भी साल शायद ही कोई गया होगा जहां पर जेईई एडवांस ने इसके ऊपर प्रॉब्लम नहीं पूछा है, और जेईई मेंस तो पूछता ही रहता है। हर शिफ्ट में लगभग आपको इसका एक प्रॉब्लम तो देखने को कम से कम मिल ही जाएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की कार्यवाही। तो आज हम करने जा रहे हैं वो है डेफिनेट इंटीग्रेशन का माइंड मैप। सबसे पहले शुरुआत करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ अ सम की। देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन का बेसिक जो इन्वेंशन हुआ था वो न्यूटन ने किया था, और वो क्यों किया था? टू फाइंड एरिया अंडर द कर्व। क्योंकि आपको पता है एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू द डिस्प्लेसमेंट। तो वहां पर न्यूटन को एरिया फाइंड करने के लिए एरिया फाइंड करने के लिए कुछ मैथमेटिकल टूल चाहिए था। क्योंकि अभी तक जो हमारे पास एरियाज थे वो डिफाइंड थे सिर्फ किसके लिए? रेक्टेंगल के लिए, स्क्वायर के लिए, सर्कल के लिए। लेकिन एक आर्बिटरी कर्व के अंडर का एरिया विद एक्स एक्सिस वो निकालने के लिए कोई एक ठोस तरीका नहीं था। इसलिए न्यूटन ने इजाद किया डेफिनेट इंटीग्रेशन का। तो यहीं से एक तरीके से कहा जा सकता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो प्राइमरी एस्पेक्ट था, जो प्राइमरी यूज था, वो दैट वाज फॉर फाइंडिंग द एरिया अंडर द कर्व्स। तो यहां पर मान लीजिए यह कर्व है ना, और यहां यह हमारे पास इस कर्व का ए से लेकर बी तक का एरिया है, ए से बी तक का एरिया। अभी ये कर्व कैसी है? y इक्वल टू एफ एक्स, इट इज अ पॉजिटिव, इट इज अ कर्व विद वैल्यू ऑफ एफ एक्स ऑलवेज पॉजिटिव। तो क्या किया गया? इस एरिया को छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर लिया गया, और वहां से फिर हमने डिफाइन किया रिमांस लोअर सम और अपर सम, है ना। वहां से हमने डिफाइन किया है रिमांस लोअर सम एंड देन अपर सम। दैट इज व्हाट वी हैव डिफाइंड, दैट इज हाउ वी हैव मूव्ड इन दिस। तो ये यहां पर हमने इसे छोटे छोटे स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लिया, और हमने यहां जो इसे स्ट्रिप में डिवाइड किया है उन स्ट्रिप्स का अगर हम एरिया देखेंगे, इफ यू लुक एट द एरियाज ऑफ ऑल सच स्ट्रिप्स, तो आप पाएंगे कि वो जो एरिया होगा सब स्ट्रिप्स का, वो एरिया एक्चुअल एरिया से कम होगा, और उस एरिया को कहा जाता है रीमांस लोअर सम। दैट इज कॉल्ड एज रीमांस लोअर सम। और इसी तरीके से हम अपर सम भी डिफाइन कर सकते हैं। तो दिस इज इट। तो यहाँ पर ये आपके पास रीमांस लोअर सम और अपर सम। यहाँ पर नंबर ऑफ स्ट्रिप्स हम मान लेते हैं कितनी है? h। नंबर ऑफ n, नंबर ऑफ स्ट्रिप्स ये कितनी है? मान लीजिए n है। और विड्थ ऑफ ईच स्ट्रिप, विड्थ ऑफ ईच स्ट्रिप वो हो जाएगी b माइनस a अपॉन n, जिसे हम कह देते हैं h। तो वी कैन से दैट b माइनस a दैट दिस। और अगर मुझे ये एरिया चाहिए तो हम एक लोअर सम बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं लोअर सम। क्या होगा सर? f की वैल्यू एट विड्थ ऑफ स्ट्रिप इनटू f की वैल्यू एट a प्लस r a f, ये लिख लेते हैं, प्लस h इंटू f ऑफ a प्लस h, फिर प्लस सो ऑन, लास्ट में h इंटू f ऑफ a प्लस n माइनस 1 h। बेसिकली आपने क्या किया? इस रेक्टेंगल का एरिया निकाला। इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा?
एफ ए इंटू एच। इस ट्रायंगल का एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया, ये क्योंकि विड्थ है एच तो ये ए प्लस एच हो जाएगा, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एच। अगले वाला जो स्ट्रिप है ये वाला होगा ए प्लस टू एच, तो ए प्लस टू एच इंटू एच। तो हमने इन सब रेक्टेंगल्स के एरियाज जोड़ लिए और बी की वैल्यू आएगी ए प्लस एन एच। कैसे, यहां से देखो बी की वैल्यू ए प्लस एन एच, और ये कितना हो जाएगा सर, ए प्लस उससे एक कम है एन माइनस वन एच। तो ये लास्ट स्ट्रिप का जो एरिया होगा, इस स्ट्रिप का एरिया, यह एरिया होगा एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच। तो ये जो लोअर सम है, दिस कैन बी रिटन एज समेशन एच एफ ऑफ ए प्लस आर एच, आर वेरीज फ्रॉम 0 टू एन माइनस वन। ये हो गया, इसको कहते हैं रीमान्स लोअर सम, रीमान्स लोअर सम, या फिर इसे डार्बॉक्स लोअर सम भी कहा जाता है ना, रीमान्स लोअर सम या डार्बॉक्स लोअर सम। और इसी तरीके से अगर आप रेक्टेंगल्स अब यहाँ की बजाय यहाँ से बनाना शुरू कर दें, यानी कि अब आप रेक्टेंगल इस वाले ऑर्डिनेट को हाइट लेकर बनाना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे ये एरिया, इन रेक्टेंगल्स का जो एरिया है वो डेफिनेटली इन एरिया से ज़्यादा आएगा, विल बी ग्रेटर देन द एरियाज ऑफ दीज रेक्टेंगल्स, है ना। आपने इसको लिया, फिर आपने इसको हाइट ले लिया, फिर आपने इसको ले लिया, फिर इसको ले लिया हाइट, और यहाँ पर इसको ले लिया। तो इस तरह से आपने अगर इन ऑर्डिनेट्स को आपने हाइट के रूप में यूज़ किया, है ना, तो आप देखेंगे कि आपका जो एरिया आएगा अब वो एरिया ज़्यादा आएगा रिक्वायर्ड एरिया से। तो इसीलिए इसको क्या क्या बोल देते हैं, इसीलिए हम इसको बोल देते हैं अपर सम, दैट इज़ वाई वी कॉल इट एज अपर सम, इसीलिए हम इसको अपर सम बोल देते हैं। तो अब जो रेक्टेंगल्स आपको दिख रहे होंगे, दीज रेक्टेंगल्स आर बिगर, इनके एरियाज को अगर आप ऐड करोगे तो ये एरिया नेट एरिया से ज़्यादा आएगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज रीमान्स अपर सम। तो अगर हम ये देखें u, दिस विल बी एफ ऑफ, अब देखिए यहाँ पर एफ ऑफ ए प्लस एच को हाइट लिया गया है, एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच, फिर प्लस एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस टू एच, फिर प्लस सो ऑन एच इंटू लास्ट हाइट जो लेंगे वो बी को लेंगे, दैट इज एफ ऑफ बी पर जो हाइट आएगी ए प्लस एन एच। तो दिस इज अपर सम, समेशन आर वेरीज फ्रॉम 1 टू एन एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस आर एच, दिस इज कॉल्ड एज रीमान्स लोअर सम। ये है रीमान्स लोअर सम, सॉरी अपर सम, आई मस्ट से अपर सम, दिस इज रीमान्स अपर सम, ये रीमान्स अपर सम है। और इसकी वैल्यू जो होगी वो डेफिनेटली एक्चुअल एरिया से, तो लोअर सम की वैल्यू और अपर सम की वैल्यू ये होगी। अब अगर हम इसमें विड्थ ऑफ स्ट्रिप को घटाते चले जाएं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, तो आप पाएंगे ऑफ एल, यह है लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ऑफ यू के बराबर हो जाती है, और वो दोनों कन्वर्ज कर जाते हैं एक्चुअल एरिया के। बेसिकली सैंडविच थ्योरम कि बेसिकली आप क्या करते हैं, एच को छोटा करते जाएंगे तो आप पाएंगे लोअर सम बिकम्स मोर एंड मोर इक्वल टू द एक्चुअल एरिया, एंड similarly the upper sum also becomes more and more equal to the actual area. So limit h tending to 0 पर ये दोनों कन्वर्ज कर जाते हैं किस पर, एक्चुअल एरिया। बेसिकली सैंडविच थ्योरम का यूज हुआ तो ये एक्चुअल एरिया हो गया। तो हम कह सकते हैं इसी एरिया को हम बोल देते हैं इंटीग्रल a टू b fx dx, that is the area, and this is equal to limit h tending to 0 h into summation of f of a plus rh, r varies from 0 to n minus 1, so it is equal to limit h tending to 0 of summation h into summation f of a plus rh, r varies from 0 to 1 to n. This is Riemann's upper sum. तो अपर सम और लोअर सम ये फंक्शन हमने कैसा माना था, पॉजिटिव था और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन था, है ना, y इक्वल टू एफ एक्स, पॉजिटिव एंड मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन था। तो उसके लिए ये हो गया अपर सम, और वो मतलब ये अपर सम की लिमिट और लोअर सम की लिमिट दोनों की दोनों लिमिट कन्वर्ज कर जाती हैं एक्चुअल एरिया में। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग होता और पॉजिटिव होता तब अपर सम बन जाता है लोअर सम और लोअर सम बन जाता है अपर सम, यानी दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं, है ना। तो जो लोअर सम है दैट बिकम्स द अपर सम
एंड द अपर सम बिकम्स द लोअर सम, यानी यहां पर हमें लिखना पड़ता u और यहां लिखना पड़ता l, बस इतना फर्क पड़ता और कोई खास फर्क नहीं पड़ता अगर फंक्शन डिक्रीजिंग होता। तो यहां से हमें पता चल गया कि दैट इज व्हाट basically integral gives you. It gives you the area and it is basically nothing but the area under the curve from x equal to a to x equal to b. तो यहां अगर यहां पर a 0 हो जाए और b हो जाए 1, तो उस केस में h की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन n। तो दिस इंप्लाइज एज h टेंड्स टू 0 implies n tends to infinity. So I could have written this integral as integral 0 to 1 fx dx, limit h tending to 0 की जगह r tending to n tending to infinity, और h की जगह 1 upon n, r varies from 0 to n minus 1, f of r by n, and this is equal to limit n tending to infinity 1 by n summation f of r by n, r varies from 1 to infinity, 1 to n. So that gives you the area, that gives you a way of evaluating limit of a sum. एक सम की लिमिट आपके पास आ जाएगी यहां से, है ना, a 0 से a 0 हो या 1 हो। तो अगर a 0 या 1 है तो दैट वुड गिव यू द एरिया। अगर मैं लिमिट की कोई प्रॉब्लम मेरे सामने आए और वो लिमिट की प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार से हो, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी समेशन, बाहर लिखा हो 1 by n समेशन r वेरीज फ्रॉम अ फंक्शन ऑफ n टू अनदर फंक्शन ऑफ n टू r2 of n, और यहां लिखा f of r by n, then this integral, this limit can be evaluated as f of x dx, f of x dx, और लोअर लिमिट हो जाती है 1 by, लोअर लिमिट विल बी लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी r 1n upon n, and limit n tending to infinity of r to n by n. That is how you can evaluate this limit. So that is how we can convert a limit problem to a problem on definite integration. अब definite integration में इन symbols का मतलब क्या है मैं थोड़ा सा बता दूं। यहां पर जब हम बोलते हैं इंटीग्रल a to b fx dx, a to b fx dx, यहां पर यह तो कहलाती है a और b, ये कहलाती है, दिस इज कॉल्ड एज लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, और वह है अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन b, b इज कॉल्ड अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, और साथ में ये आपका इंटीग्रैंड, और ये है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन जिसको हम यहाँ डमी वेरिएबल कह देते हैं। डमी वेरिएबल का क्यों कह देते हैं? क्योंकि इसका कोई खास यूज नहीं है। तो दिस इज इट, एंड दिस वैल्यू इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू नेट एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू fx and x axis from x equal to a to x equal to b, where area above x axis appears with positive sign, while area below x axis appears with a negative sign. It appears with a negative sign. तो यह चीज याद रखेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन से हमें क्या मिलता है? एरिया अंडर द कर्व, वो भी कैसा एरिया? नेट एरिया।
जहां पर एरिया अबव एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव while area below x axis is negative, is taken to be negative. तो कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास एक कर्व है, if I have a curve, say I want, y axis हटा देते हैं, suppose I have a curve and the curve is somewhat like this, ये कर्व है भाई, ठीक है, ये है a और ये है पॉइंट है, suppose this curve, this point is सपोज यह वाला जो पॉइंट है यहाँ पर, दिस इज ए और यह है बी, तो वी वांट दिस एरिया फ्रॉम ए टू बी, दिस एरिया, विच एरिया आई एम टॉकिंग ऑफ, ये वाला एरिया मान लो A1, कौन सा एरिया, ये वाला एरिया, दिस इज A1 एंड दिस एरिया इज A2 एंड दिस एरिया इज A2। तो इस नोट के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंटीग्रल A टू B fx dx बराबर हो जाएगा A1 माइनस A2। तो कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू नेगेटिव कैसे हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है बिकॉज इट इज द नेट एरिया। तो अगर नीचे वाला एरिया ज्यादा हुआ तो डेफिनेटली डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू नेगेटिव आएगा, और अगर ऊपर वाला एरिया ज्यादा हुआ तो डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो दैट इज ऑल अबाउट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ अ सम। अब न्यूटन ने देखा कि भाई अगर हम इसको इस तरह से लिमिट के फॉर्म में फाइंड करते रहेंगे इंटीग्रेशन का वैल्यू, तो दैट वुड बी वेरी टफ, क्योंकि हर बार एक लिमिट निकालनी पड़ेगी एंड दिस इज नॉट एन इजी टास्क। तो इसके लिए देयर इज अ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस एंड व्हाट डज दैट से, अगर एफ कंटिन्यूस इन क्लोज्ड ए टू बी और कैपिटल एफ उसका कोई एंटी डेरिवेटिव है, एंटी डेरिवेटिव मतलब उसका प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव का मतलब अगर इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर है, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी के बराबर है ना, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी के बराबर है, तो कैपिटल एफ एक्स क्या है, एंटी डेरिवेटिव है या फिर प्रिमिटिव है, एंटी डेरिवेटिव, दिस इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। तो न्यूटन ने बताया कि इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसको पूरा लिमिट के तरीके से इवैल्यूएट करने की जरूरत नहीं है, बस आप इसमें जो इसका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आता है, जो इसका एंटी डेरिवेटिव आता है, जो इसका प्रिमिटिव आता है, उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल। दिस थ्योरम इज वेरी यूजफुल बिकॉज इट गिव्स अस अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द डेफिनेट इंटीग्रल मोर इजीली without calculating the limit of a sum. I hope you got the main utility of the fundamental theorem of calculus. Fundamental theorem of calculus ऐसे यूज होती है। यहां पर मैंने आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल बता ही दिया है कि इंटीग्रल ए टू बी रिप्रेजेंट्स द अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज ऑफ फिगर बाउंडेड बाय y इक्वल टू एफ एक्स x axis from x equal to a to x equal to b, area above x axis enters with a positive sign while those below enter with a negative sign। तो अगर fx पॉजिटिव है a to b में तो ये एरिया भी, ये इंटीग्रल भी पॉजिटिव आएगा, अगर fx नेगेटिव है तो डेफिनेटली ये इंटीग्रल भी नेगेटिव आने वाला है, ठीक है। अब आते हैं चेंज ऑफ वेरिएबल पर। डेफिनेट इंटीग्रेशन में वेरिएबल कैसे चेंज करें, तो कई बार हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हमने सीख लिया वेरिएबल कैसे चेंज करते हैं, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल में अगर आपको वेरिएबल चेंज करना है, मान लो x को रखना है gt, तो तरीका तो वही है। अभी यहां पर जो ये लिमिट है a टू b, ये लिमिट्स किसकी हैं ध्यान रखिएगा, a एंड b, a टू b आर लिमिट्स ऑफ x, ये x की लिमिट है, यानी x लिमिट ऑफ x, लिमिट ऑफ x। तो जब आप यहां पर x की जगह gt रखते हैं, तो अब यहां वेरिएबल ऑफ जैसे gt रखा तो आपके पास आ गया f ऑफ gt g डैश टी dt। अब यहां लिमिट किसकी आएगी, t, लिमिट विल बी फॉर t। और ध्यान रखिएगा g कैसा फंक्शन होना चाहिए, शुड हैव अ कंटीन्यूअस डेरिवेटिव फॉर ऑल t बिलोंगिंग टू a टू b, तभी ये वैलिड होगा। और यहां लिमिट क्या आएगी, c टू d आएगी। c टू d कैसे, जब x a होगा, मान लो t की वैल्यू उस वक्त c है, यानी g ऑफ c बराबर है, और जब x b होगा तब t की वैल्यू मान लो कितनी है, b है, तो t की वैल्यू है d, तो इसलिए लिमिट हो जाएगी c टू d हो जाएगी, द लिमिट विल बी फ्रॉम c टू d। आई होप यह है क्लियर हो गया होगा, यह बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो दिस इज प्रीटी इजी। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूं इंटीग्रल ऑफ x, इंटीग्रल फ्रॉम 2 to 4, नॉट 2 to 4, मान लो 4 to 9 ऐसे ले लेता हूं, इंटीग्रल फ्रॉम 4 to 9 रूट ऑफ
एक्स डी एक्स। मैं इसमें क्या करता हूँ, एक्स को रख देता हूँ टी स्क्वायर, तो एक्स को टी स्क्वायर रखा तो यहाँ आ गया टी स्क्वायर का रूट इंटू 2t dt, जैसा यहाँ प्रिडिक्ट किया गया, एफ ऑफ जी टी जी डैश टी। और जो लोअर लिमिट आएगी जब x होगा 4, तो t की वैल्यू क्या आ गई 2 एट x बराबर 4। और जब x होगा 9, तो ये लिमिट आ गई 3, ये लिमिट आ गई, x होगा 9 तो ये लिमिट आ गई 3। तो दिस इंटीग्रल विल नाउ चेंज टू 2 to 3 and this will be integral from 2 to 3 2t square dt. Now you can easily evaluate this value, ठीक है। तो इस तरह से इंटीग्रेशन यहाँ किया जा सकता है। कई बार हमें रिवर्स सब्स्टिट्यूशन भी करना पड़ता है। समटाइम्स इंस्टेड ऑफ x इक्वल टू जी टी वी हैव टू यूज t इक्वल टू जी एच एक्स। अगर इस तरह का सब्स्टिट्यूशन करना पड़े तो उस केस में पहली बात जो हमारा इंटीग्रल होना चाहिए, ऑब्वियस बात है, अगर मैं t को hx या hx को t पुट कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं मुझे इंटीग्रैंड में hx का फंक्शन दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में देखा होगा, अगर मान लो मैं sin x को t रख रहा हूं तो इसका मतलब मैं पूरे इंटीग्रैंड में हर जगह sin x दे रहा हूं, यानी मेरा पूरा इंटीग्रैंड sin x का फंक्शन है ना। तभी तो आप sin x को t पुट करते हैं और cos x dx dt बन जाता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में। तो वहां से एक्सपीरियंस लेकर हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं hx को t पुट कर रहा हूं तो मुझे जो मेरा फंक्शन है ना वो hx का ही कोई फंक्शन होगा, दैट इज इट इज अ फंक्शन ऑफ hx, और साथ में h डैश x इंटू dx लिखा होगा। तो जब हम ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं hx को क्या रखते हैं t रखते हैं, तो ये हो जाएगा f ऑफ t और यहां कितना हो जाएगा dt। अब जो लोअर लिमिट आएगी वो आएगी h ऑफ a से h ऑफ b, क्योंकि t क्या है, t है h x, तो जब x a होगा तो t की वैल्यू h a, और जब x b होगा तो t की वैल्यू h b। तो ये इंटीग्रल ऐसे किया जा सकता है, लेकिन यहां पर ध्यान रखना चाहिए कि hx शुड हैव अ कंटीन्यूअस डेरिवेटिव इन क्लोज्ड इंटरवल a टू b। यह बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्लास में इसके ऊपर इलैबोरेट भी किया है कि अगर आपने यहां पर इसको सही तरीके से यूज नहीं किया तो चमत्कारिक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। नेक्स्ट गोल्डन पॉइंट, कुछ गोल्डन पॉइंट्स हैं जो नोट करने हैं आपको। इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स अगर 0 है और f एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, fx should have at least one root in open interval in interval a to b, यानी a से b के बीच में उसका कहीं ना कहीं कोई, ऐसे कहना चाहिए, बिटवीन a एंड b ओपन इंटरवल a to b में उसका कम से कम एक रूट आएगा ही आएगा अगर f कंटिन्यूअस है। मेरे ख्याल से आप इसका रीजन तो समझ ही गए होंगे। आप एक चीज यहां मैं और बोल दूं, जो अभी हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पढ़ी थी, वहां पर ध्यान रखिएगा, हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस जो है वो सिर्फ कहां लगा सकते हैं, वो ऐसे फंक्शंस पे लगा सकते हैं जो कि कंटिन्यूअस हो क्लोज्ड इंटरवल a टू b में, ठीक है। तो यहां मेरे पास जो था, अगर f a टू b में कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो fx हैज एटलीस्ट ऑन क्लोज्ड a टू b, सही तो लिखा था यार यहाँ पर, मुझे लगा यहाँ इसके लिए लिखा है, हाँ क्लोज्ड a टू b सही तो लिखा। तो क्या है, इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू अगर 0 है, इसका मतलब नेट एरिया 0, यानी जो नेट एरिया 0 कब हो सकता है, जब ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया एग्जैक्टली इक्वल हो जाए, यानी कुछ एरिया ऊपर होगा और कुछ एरिया नीचे होगा। जब कुछ एरिया ऊपर और कुछ एरिया नीचे होगा, यानी ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करके जाएगा, तभी तो नीचे जाएगा। तो जब ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करके जाएगा नीचे, ऑब्वियस सी बात है उस पॉइंट पर रूट आ जाएगी। तो दिस इज सेल्फ ऑब्वियस है ना कि यहां पर एक रूट कैसे आ जाएगा। तो अगर किसी फंक्शन, किसी कंटिन्यूअस फंक्शन का इंटीग्रल a टू b में 0 है, तो समझ जाएं a से b के बीच में कम से कम एक रूट तो उस फंक्शन का होगा ही होगा। फिर नेक्स्ट, इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी ऑफ जी एक्स अगर लिखा है और आप इस डी ऑफ जी एक्स को, डिफरेंशियल ऑफ जी एक्स को लिखते हैं जी डैश एक्स इंटू डी एक्स, तो यहां जो लिमिट आएगी, अब x की लिमिट आएगी और वो लिमिट होगी जी इनवर्स a से जी इनवर्स b हो जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर यहां लिखा हो 8 से 27 और यहां लिखा हो रूट एक्स इंटू डी ऑफ एक्स क्यूब, तो यह जो इंटीग्रल हो जाएगा, अब ये लिमिट किसकी है, एक्स क्यूब की। अब जैसे डी ऑफ एक्स क्यूब आप लिखोगे तो रूट एक्स इंटू 3x स्क्वायर डी एक्स लिखोगे, और अब लिमिट आएगी x की, तो एक्स क्यूब जब 8 होगा तो ये हो जाएगा 2, जब एक्स क्यूब 27 होगा तो x हो जाएगा 3। तो नाउ दिस विल बी दिस इंटीग्रल। तो ये हो गया डेफिनेट इंटीग्रल। इफ f is continuous on closed a to b except at the point c, then we have, मान लीजिए फंक्शन जो हमारे पास है वो फंक्शन सब जगह कंटिन्यूअस क्लोज्ड इंटरवल, पूरे के पूरे क्लोज्ड इंटरवल a टू b में सिर्फ एक पॉइंट c को छोड़कर। तो अगर ये c पर डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन, तो उस केस में क्या होगा, इफ द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट c, तो आप इस फंक्शन को ब्रेक कर लेंगे
कहां पर, सी पर, यानी ये सी पर डिसकंटिन्यूअस है बस, बाकी इंटरवल ए टू बी में यह कंटिन्यूअस है। तो नाउ व्हाट विल यू डू, you will break this function into integral a to b and this is a discontinuity point। तो हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस, या एक काम ऐसे करते हैं, इसे इंटीग्रल a टू b fx dx, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल a टू c माइनस fx dx, फिर प्लस इंटीग्रल c प्लस टू a टू b fx dx। यानी बेसिकली हमने क्या किया, इसको c से थोड़ा सा पहले और c से थोड़ा सा बाद, ये c माइनस इधर होगा और c प्लस एच, c माइनस, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा c माइनस का मतलब क्या है। c माइनस बेसिकली स्टैंड्स फॉर c माइनस स्टैंड्स फॉर c माइनस h and c plus stands for c plus h, तो c plus h is this। तो आपने क्या किया, इसे यहां तक का एरिया, क्योंकि इस इंटरवल में तो फंक्शन कंटिन्यूस है, और फिर ये वाला एरिया, इन दोनों को जोड़ लिया और फिर उसमें लिमिट लगा दी। क्या लगा दी लिमिट, c माइनस का मतलब लिमिट h टेंडिंग टू 0 इंटीग्रल a टू c माइनस h fx dx प्लस लिमिट, ये दोनों लिमिट इंडिविजुअली एग्जिस्ट करनी चाहिए दोनों, है ना। हाँ, यानी ये लिमिट भी एग्जिस्ट करे और ये लिमिट भी एग्जिस्ट करे, तो जो कॉमन लिमिट आएगी, जो इन दोनों को जोड़ के आंसर आएगा, दैट विल बी द आंसर टू दिस इंटीग्रल fx dx, ये हो जाएगा। तो अगर ये फंक्शन c के अलावा सब जगह कंटिन्यूअस है, तो देन वी ब्रेक द फंक्शन एट c। ये कुछ इंटीग्रल्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए, वैसे वालिस फॉर्मूला में इन सब का यूज हो ही जाता है, ये सब अपने आप वहाँ आ ही जाते हैं, लेकिन पता हो तो अच्छा है, ये ऑब्जेक्टिव्स में यूज कर सकते हैं। फिर एक बहुत अच्छा सा प्लैटिनम पॉइंट ये है कि अगर gx fx का इन्वर्स है और हमें फंक्शन में a रखने पर, और फंक्शन में क्या, फंक्शन में a रखने पर b आता है, a रखने पर तो c आता है और b रखने पर d आता है। अगर ऐसा है, a रखने पर c और b रखने पर d, और हमारे पास इन दोनों इंटीग्रल्स का सम है, तो इसका जो वैल्यू होता है प्रोडक्ट ऑफ अपर लिमिट माइनस प्रोडक्ट ऑफ लोअर लिमिट, जहां पर g f का इनवर्स है। तो इफ g इज द इनवर्स ऑफ f एंड f हैज डोमेन फ्रॉम से a टू b, ठीक है, डोमेन या कर्टेल्ड डोमेन कह लो, अगर डोमेन पूरा R है, उसमें से कुछ पार्ट भी उसका डोमेन हो सकता है, हम उसमें उस फंक्शन को क्या कर सकते हैं, कर्टेल कर सकते हैं, कट कर सकते हैं उस फंक्शन की डोमेन को, या फिर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ताकि वो उसी डोमेन पर डिफाइंड हो। तो अगर a टू b में फंक्शन डिफाइंड है कुल मिलाकर, और इन्वर्टेबल है, और g उसका इन्वर्स है उस इंटरवल पर, और फंक्शन में a रखने पर c और b रखने पर d आता है, तो इन दोनों इंटीग्रल्स का जो सम होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ अपर लिमिट्स माइनस द प्रोडक्ट ऑफ लोअर लिमिट्स। इसके ऊपर जेईई एडवांस में भी प्रॉब्लम आ चुका है अभी रिसेंटली, थोड़े साल समय पहले। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी तो डेफिनेट इंटीग्रल पहली प्रॉपर्टी है जो डमी वेरिएबल वाले पॉइंट को एम्फसाइज करती है, वो ये कहती है कि इंटीग्रल fx dx अगर आप x की जगह t भी रख दें तब भी इंटीग्रल की वैल्यू सेम आएगी। क्यों, ऑब्वियस सी बात है, लास्ट में इसका जो एंटी डेरिवेटिव होगा उस एंटी डेरिवेटिव में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखना पड़ेगा। तो चाहे वो x में की टर्म्स में लिखा हो चाहे t की टर्म्स में लिखा हो, अल्टीमेटली उन दोनों को वहां से हटकर b और a को जगह देनी पड़ेगी, तो अल्टीमेटली आंसर कैसा आएगा, सेम आएगा, क्योंकि इसका इंटीग्रल आएगा कैपिटल fx और उसमें fb माइनस fa, कैपिटल fb माइनस कैपिटल fa। इसका इंटीग्रल आएगा कैपिटल ft, लेकिन उसमें फिर आंसर आ जाएगा कैपिटल fb माइनस कैपिटल fa, वही आ जाएगा जो यहां था। तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, लोअर लिमिट को अपर लिमिट को लोअर लिमिट, देन इन दैट केस इंटीग्रल का जो साइन है वो चेंज हो जाता है, दैट इज अ नेगेटिव साइन कम्स बिफोर द इंटीग्रल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इफ अ फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्मली डिफाइंड ओवर एन इंटरवल a टू b, यानी अगर फंक्शन a टू b इंटरवल में यूनिफॉर्मली डिफाइंड नहीं है, तब आप उस इंटीग्रल को जहां फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है वहां ब्रेक कर सकते हैं। और कैसे ब्रेक कर सकते हैं, a टू c, c टू b, इस तरह का जो यूज है ये ज्यादातर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड करने के लिए या फिर मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड करने के लिए यूज करते हैं।
जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूं इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx, ये बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल दे रहा हूं। तो इस केस में यू विल हैव टू ब्रेक इट इन 0 to 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 dx, फिर 1 से 2, this is 1 dx. So you break this integral into two parts from 0 to 1 and 1 to 2. So that is where this property can be used. फिर नेक्स्ट, अच्छा यहां पर एक चीज और बता दूं, ये जो c है जरूरी नहीं है ये हमेशा इंटरवल के अंदर ही लाई करे, ये इंटरवल के बाहर भी लाई कर सकता है, प्रोवाइडेड f फिर पूरी रियल लाइन पर डिफाइंड हो, कंटिन्यूअस हो, पूरी रियल लाइन पर डिफाइंड हो और कंटिन्यूअस हो, तो अब आप उसे क्या कर सकते हैं, तब आप पूरी रियल लाइन पर डिफाइंड हो, बल्कि कंटिन्यूअस की भी मेरे ख्याल से जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी रियल लाइन पर डिफाइंड हो हर पॉइंट पर, और लेट अस ऐड द कंटिन्यूटी कंडीशन आल्सो। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप इसको इंटीग्रल को ब्रेक कर सकते हैं, a to c, c to b, प्रोवाइडेड c में lie within the interval और outside the interval, provided the function is defined on R and has and is continuous। तो अब आप तब ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर c का इंटरवल में लाई करना जरूरी नहीं है, यहां c इंटरवल के अंदर या इंटरवल के बाहर भी हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए आपको ये इंटीग्रल चाहिए a to b, तो आप इसे कैसे कर सकते हैं, यहां पर आप इसे a to c और यहां बीच में था b, हमें कौन सा इंटीग्रल चाहिए, हमें चाहिए a to b, देन यू कैन राइट दिस इंटीग्रल फ्रॉम a to c एंड देन फ्रॉम c to b, टिल द आंसर विल बी इंटीग्रल फ्रॉम a to b, ठीक है। ये क्लास में आपने डेफिनेटली किया होगा। और इसी तरीके से दिस c कैन बी विद इन द इंटरवल ऑल्सो, ये जरूरी नहीं कि हमेशा इंटरवल के बाहर होगा, इंटरवल के अंदर भी हो सकता है, इंटरवल के बाहर कहीं भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए अब यही फंक्शन अगर हम ले लें और हमें फिर से इसका इंटीग्रल लेना है a से b के बीच में, तो दिस इज a एंड दिस इज b एंड दिस इज c, तो आप पहले इसे a से c कर लें और फिर b से c से b कर लें, देन ऑल्सो यू गेट द सेम आंसर। और needless to say this c can be within the interval also, तो c इंटरवल में भी हो सकता है, c में lie within the interval also। तो अगर आपको यहाँ पर a to b, then you can break this function at c, a to c to b, तो ये भी आप इसमें भी ब्रेक कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा अगर ये फंक्शन पूरी रियल लाइन पर कंटिन्यूस है तो आप इसको इंटरवल के बाहर भी ले जा सकते हैं सी को, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी 4, जिसे हम कहते हैं जैक। जैक प्रॉपर्टी क्या कहती है, इंटीग्रल फ्रॉम -a to a एफ एक्स डी एक्स, ये हो जाता है इंटीग्रल 0 to a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, और यह हो जाता है 0 अगर एफ एक्स ऑड है, और अगर एफ एक्स इवन है तब ये हो जाता है 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to a एफ एक्स डी एक्स। और दोनों ये प्रॉपर्टी तब भी लगाई जा सकती है, देखो अगर फंक्शन ऑड भी नहीं है इवन भी नहीं है तब भी ये तो यूज किया ही जा सकता है। अगर ऑड हो जाता है फंक्शन तो इंटीग्रल का वैल्यू 0, अगर इवन हो जाता है तो 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to a एफ एक्स डी एक्स आ जाता है आंसर। फिर एक छोटा सा पॉइंट, अगर कभी भी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो तो आपको x को 1/t पुट कर देना चाहिए। x को 1/t पुट करने पर आप पाएंगे यू विल गेट अ ब्रेक थ्रू इन द प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द टाइम्स। नेक्स्ट, किंग प्रॉपर्टी, जिसे हम कहते हैं किंग क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, हर जगह पर कह सकते हैं इंटीग्रल a to b एफ एक्स डी एक्स, ये होता है इंटीग्रल a to b लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स डी एक्स। तो दिस प्रॉपर्टी सेज कि अगर आप इंटीग्रैंड में लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स रख दें हर जगह पर तो वैल्यू ऑफ इंटीग्रल रिमेन्स अनचेंज्ड, जो थी वही वैल्यू आपको वापस मिल जाएगी। या फिर जैसे अब यहां पर इंटीग्रल 0 to a है तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दैट इज a प्लस a माइनस एक्स रख देंगे तो भी वैल्यू सेम आएगी, दैट इज किंग प्रॉपर्टी, ठीक है। किंग के बाद अगला प्रॉपर्टी आता है क्वीन। क्वीन सेज इंटीग्रल 0 to 2a, integral 0 to 2a can always be written as integral 0 to a fx plus integral 0 to a f of 2a minus x, यानी हम इसे fx plus f of 2a minus x के रूप में लिख सकते हैं। यानी इस इंटीग्रल को हम लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 to a f of x plus f of 2a minus x, अपर लिमिट माइनस एक्स लिख सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को लगाने के लिए लोअर लिमिट 0 होना जरूरी है, ठीक है। और तो 0 to a, 0 to अपर लिमिट का हाफ एफ एक्स
प्लस एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स डीएक्स ऐसे लिखा जा सकता है। अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो जाए तो इंटीग्रल ट्वाइस 0 टू ए एफ एक्स डीएक्स आ जाएगा, यानी कि इंटीग्रल का दुगना और अपर लिमिट का आधा हो जाता है। कब? अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स यानी एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स रखने पर अगर सेम आ जाता है एफ एक्स वापस, तो उस केस में इंटीग्रल का दुगना और अपर लिमिट का आधा हो जाता है। दैट इज व्हाट हैपेंस हियर। और अगर मान लीजिए माइनस एफ एक्स आ जाए तो इंटीग्रल का वैल्यू जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो का इंटीग्रल विल बी जीरो। तो यहां पर यह प्रॉपर्टी काफी यूज होती है। मैं फिर से कह दूं, यह प्रॉपर्टी तब भी यूज की जा सकती है। अधिकतर बच्चे सोचते हैं इस प्रॉपर्टी को हम तभी यूज कर सकते हैं जब इन दोनों में से कोई सिचुएशन हो। अगर इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन नहीं है तब भी हम इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं इस रूप में। कैसे? एफ 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। इसी तरीके से फिर से मैं एक बार और बोल देता हूं कि जो जैक वाली प्रॉपर्टी थी इसका यूज हम सिर्फ ऑड इवन फंक्शन में ही नहीं कर सकते। वी कैन इवन यूज दिस प्रॉपर्टी व्हेन द फंक्शन इज नाइदर ऑड नॉर इवन इन दिस फॉर्म। ठीक है, तो ये हो गया किंग क्वीन। लास्ट कम्स द एस, जैसा एक्सपेक्टेड था। तो एस में मान लीजिए अगर फंक्शन पीरियोडिक है, उसका पीरियड है टी, तो इंटीग्रल 0 से n t वेयर n इज एन इंटीजर, दिस n कम्स बिफोर द इंटीग्रल and this is integral from 0 to t fx dx, यानी कि इंटीग्रल ओवर n times the period is equal to n times इंटीग्रल ओवर अ सिंगल पीरियड, है ना। इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू n times the period is equal to n times the integral over a single period of the function. This is ACE। खासकर पीरियोडिक फंक्शंस में यह यूज होता है, जैसे साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, सब पीरियोडिक है। पीरियड 2 पाई है, मॉड साइन एक्स है, मॉड कॉस एक्स है, इसका पीरियड पाई है, tan एक्स का पीरियड पाई है। सो देयर ACE comes in handy, you can use it। फिर नेक्स्ट, अगर इंटीग्रल हो mt से nt जहां m और n दोनों इंटीजर्स हैं, तो उस केस में ये हो जाता है n माइनस m इंटीग्रल 0 टू t fx dx। तो ये चीज याद रखेंगे, क्लास में इसका प्रूफ वगैरह सब किया हुआ है, आप अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट इज इंटीग्रल a से a प्लस एन टी, इंटीग्रल फ्रॉम a टू a प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स, जहां पर a कोई भी रियल नंबर है, a बिलोंग्स टू r, a कोई भी रियल नंबर है, देन इन दिस केस इंटीग्रल a टू a प्लस एन टी कैन बी रिटन इंटीग्रल 0 टू एन टी एफ एक्स डी एक्स, यानी a गायब हो जाएगा। एंड दिस फर्दर कैन बी रिटन एज n टाइम्स इंटीग्रल 0 टू t एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स। यानी कुल मिलाकर अभी तक हमने देखा a से a प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा कितना, n टाइम्स इंटीग्रल 0 टू t एफ एक्स डी एक्स। दैट इज व्हाट इवेंचुअली इज। और a क्या है? a इज एनी रियल नंबर। a क्या है? कोई भी रियल नंबर है, a बिलोंग्स टू r। और फंक्शन पीरियोडिक है, और n क्या है? ऑब्वियस सी बात है, n इज एन इंटीजर। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, यूज हो जाती है। अब इंटीग्रल a से a प्लस एन टी, a प्लस एन टी से b प्लस एन टी इज इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स। यह अगर दोनों में एन टी जुड़ा है, पहले में तो क्या था, a से a प्लस एन टी था, अगला क्या है, अब ये a प्लस एन टी से b प्लस एन टी हो, तो दिस विल बिकम इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स। मेरे ख्याल से यहां जितने भी पीरियोडिक फंक्शंस के बारे में बात कर रहा हूं, उन सारे पीरियोडिक फंक्शंस में आप ऑलरेडी समझ ही रहे होंगे कि अगर हम किसी पीरियोडिक फंक्शन को, जैसे मैं इसकी बात करूं, अगर मैं किसी पीरियोडिक फंक्शन को उसके उसके किसी n इंटरवल पर, n टाइम्स पीरियड पर इंटीग्रेट करना चाहता हूं, इफ आई वांट टू इंटीग्रेट द फंक्शन एट से किसी n टाइम्स पीरियड पर इंटीग्रेट करना चाहता हूं, देन ऑब्वियसली दैट इंटीग्रल वुड बी, जैसे मान लीजिए ये फंक्शन है ना, आप देख रहे हैं कि यह फंक्शन, इफ आई वांट टू फाइंड आउट दिस, मान लीजिए ये, फिर यहाँ ये फिर इधर, और इसी तरह से ये फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन ऐसे बनता जा रहा है। एंड यू वांट टू फाइंड आउट द एरिया फ्रॉम 0 टू एन टी। तो आपको पता है ये एरिया a होगा, ये एरिया भी a होगा, और ये एरिया भी a होगा। और आप चाहो तो फिर इसी तरीके से बढ़ाते बढ़ाते लास्ट तक, लास्ट दैट यू कैन टेक इज से हियर, ये
एंड दिस, ये क्या है, 0 से t है, फिर 2t है, फिर 3t है, और फिर से लेकर nt है, और ये n-1t है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर मुझे ये एरिया चाहिए, सारे एरियाज बराबर होंगे, तो इंटीग्रल 0 से n t fx dx will be equal to n times a, and n times a is nothing but integral 0 to t fx dx. This is pretty obvious over here. ठीक है। और इसी तरीके से जो हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखी mt से nt, तो n माइनस m 0 टू t। जैसे अगर कोई बोल दे कि t से लेकर 3t तक का इंटीग्रल करो, ऑब्वियस सी बात है कितने t का डिफरेंस है इनके बीच में, 2t का डिफरेंस है, तो 2 इंटू 0 टू t का इंटीग्रल, ऑब्वियस सी बात। मान लो अगर मैं कहूं 0 t से लेकर 5t तक का इंटीग्रल करो, 0 से लेकर t से लेकर 5t तक का इंटीग्रल करो, तो t से 5t का जो इंटीग्रल होगा, कितने t का डिफरेंस हो जाएगा उसमें, 4t का, यानी ऐसे ऐसे 4 एरिया आएंगे, तो 4 इंटू इंटीग्रल 0 से t, है ना। अगर मान लो कोई कह दे t से लेकर 5t तक इंटीग्रल करो fx dx का, तो अगर आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो कुल मिलाकर 4 ऐसे एरियाज आएंगे, तो 4 टाइम्स a, एंड 4 टाइम्स a कैन बी रिटन एज इंटीग्रल 0 टू t fx dx, और यहां बाहर हो जाएगा 5 माइनस 1। दैट इज व्हाट हैपेंस। ठीक है, so that is the next property which I have told you. फिर a से a plus nt, this is also self obvious from the graph, और a plus nt से b plus nt ट्रांसलेशन हुआ है बस 8 से b तक के इंटरवल का nt टाइम्स, तो nt से ट्रांसलेट हुआ है, तो पूरे इंटरवल का तो एरिया बस ट्रांसलेट हुआ है, तो अगर एरिया ट्रांसलेट हुआ है तो जो एरिया यहां था वही एरिया वहां भी होगा, तो वैल्यू अल्टीमेटली सेम ही आएगी। नेक्स्ट कम्स Newton-Leibniz formula. Newton-Leibniz formula is used to find out the derivative of an integral with variable limits of integration. यानी कि अगर मेरे पास gx और hx डिफरेंशियबल फंक्शन है x के, और f एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, और मुझे इसे gx से hx इंटीग्रेट करके जो आएगा उसका डेरिवेटिव करना है, then this Newton's formula helps me to find out the derivative of such an integral. और एक तरीका तो क्या है, पहले मैं इसे इंटीग्रेट करूं, और इंटीग्रेट करने के बाद जो आंसर आए फिर उसका डेरिवेटिव करूं, लेकिन उस सब चीजों से हमें बचा लेता है कौन, न्यूटन लेविनीज फॉर्मूला। और न्यूटन लेविनीज फॉर्मूला क्या कहता है, इसका जो डेरिवेटिव होगा वो होगा अपर लिमिट इन द फंक्शन इनटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव, लोअर लिमिट इन द फंक्शन इनटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। यहां मैं खासकर एक चीज बोल दूं, द इंटीग्रैंड शुड नॉट कंटेन अ फंक्शन ऑफ एक्स। इंटीग्रैंड should not contain a function of x. तब फंक्शन ऑफ x, इसमें फंक्शन ऑफ x नहीं होना चाहिए, तभी आप यह फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो न्यूटन लेविनीज फॉर्मूला तब लगाया जा सकता है जब इसमें फंक्शन ऑफ x नहीं हो, तो यू शुड नॉट हैव एनी फंक्शन ऑफ x इन्वॉल्व इन द फंक्शन। अगर इंटीग्रैंड में फंक्शन ऑफ x है, देन इट शुड बी टेकन आउटसाइड द इंटीग्रल साइन, उसको इंटीग्रल साइन के बाहर लेना पड़ेगा, चाहे वो प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, चाहे वो सम के फॉर्म में हो, उसे अलग करना पड़ेगा आपको, है ना। जैसे मान लीजिए अगर आपको बोल दिया जाए इंटीग्रल x टू 2x एंड x साइन t dt, और ये बोल दिया जाए y, और आपसे कहा जाए फाइंड dy बाई dx, तो आप क्या करेंगे सर, इसको करने के लिए आपको इसे लिखना पड़ेगा x से 2x साइन x साइन t dt। अब आप इसको प्रोडक्ट रूल से करिए, dy बाई dx ये आ जाएगा 1 इंटू x से 2x साइन t dt, फिर प्लस x एज इट इज, इस इंटीग्रल का डेरिवेटिव। अब इसमें लेविनीज रूल, साइन 2x इंटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव 2 माइनस लोअर लिमिट इन द फंक्शन साइन x इंटू अपर लोअर लिमिट का डेरिवेटिव, दैट इज 1, तो दैट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो अगर कोई फंक्शन में इंटीग्रैंड में कोई फंक्शन है x का प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो आपको उसको पहले, या डिवीजन के फॉर्म में, तो पहले आपको उसके बाहर लेना पड़ेगा, एंड देन यू विल हैव टू अप्लाई प्रोडक्ट रूल। नेक्स्ट कम्स एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। अगर मुझे
डेफिनेट इंटीग्रेशन का एस्टिमेट करना है। ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है जेई एडवांस का, जहां पर एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं मेजरली, है ना। आजकल तो मेंस में ही पूछे जा रहे हैं। तो अगर कोई फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और कंटिन्यूअस है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड कंटिन्यूअस, तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है, एफ कंटिन्यूअस है भाई सब में, मैं पहले ही बता दूं, एफ इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो मान लीजिए अगर एफ कंटिन्यूअस है और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, तो ए से बी जो इसका इंटीग्रल होगा वो ये होगा, एंड दिस इंटीग्रल विल नो डाउट बी ग्रेटर दैन द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल का एरिया होगा b माइनस ए इंटू एफ ए, and it will be greater than, sorry, it will be greater than, not less than, it will be greater than the area of this rectangle, and it will be less than the area of this rectangle। तो एक तरीके से हमने क्या कर दिया इसको, एस्टीमेट। तो एस्टिमेशन का बेसिक मतलब होता है टू गिव अ रेंज इन विच द वैल्यू कैन अकर। इसका यूज कहाँ होता है, मेजर कई बार बहुत सारे इंटीग्रल्स ऐसे होते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल, जिनकी वैल्यू इवैल्यूएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तब हम चाहते हैं कि हमें उसका एक एस्टीमेट पता चल जाए कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक अकर कर सकती है। जैसे अगर मैं कहूं कि पाई का एक एस्टीमेट है 3 से 3.2, दैट इज एन एस्टीमेट ऑफ पाई। तो इसी तरीके से किसी इंटीग्रल को एस्टिमेट करने का मतलब वी फाइंड आउट अ रेंज ओवर विच एन इंटीग्रल वैल्यू कैन अकर। और ये कब यूज करते हैं, जब इंटीग्रल का इवैल्यूएशन करना काफी टफ हो रहा हो, तब हम इसका यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, जब हम एस्टिमेशन करते हैं तो हम यहां पर डिग्री ऑफ गुडनेस ऑफ एस्टिमेशन पर बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं। डिग्री ऑफ गुडनेस का मतलब क्या है कि जैसे किसी बंदे ने कहा कि पाई का एस्टिमेशन है 0 से लेकर 5, एस्टिमेट है। कोई बोले 3 से लेकर 3.2, ये भी एक एस्टिमेट है, विच इज अ बेटर एस्टिमेट 3 से 3.2। तो जितना ये रेंज कम होगा, जितना इन दोनों के बीच का डिफरेंस कम होगा, उतना अच्छा एस्टिमेट होगा, और जितना ये डिफरेंस ज्यादा होगा उतना कम या उतना बैड एस्टिमेशन होगा। तो हम यहां पर गुडनेस और बैडनेस ऑफ एस्टिमेशन के ऊपर फिक्र करने नहीं बैठे। वो आप बीटेक में जाकर पढ़ेंगे, ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन रूल, वो सब चीजें आप पढ़ेंगे आगे चलकर, है ना, 2/3 रूल, तो वो सब चीजें आप वहां पढ़ेंगे। तो यहां पर ये हो गया, दिस इज द एन एस्टिमेशन फॉर अ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर फंक्शन मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, अगर फंक्शन मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, तो आप देख सकते हैं कि उसका एरिया एफ बी माइनस इंटू एफ ए से छोटा होगा इस बड़े रेक्टेंगल से, और इस छोटे रेक्टेंगल से उसका एरिया ज्यादा होगा। तो दैट इज फॉर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शंस। अगर फंक्शन नॉन मोनोटोनिक है, अगर फंक्शन कैसा है, नॉन मोनोटोनिक, इफ अ फंक्शन इज नॉन मोनोटोनिक एज इन हियर, आप देख सकते हैं सी पर इसका मिनिमम पॉइंट है, मैक्सिमम वैल्यू से बी पर आ रही है या कहीं और भी आ सकती है, ठीक है। तो उस केस में एफ सी इंटू बी माइनस ए, तो ये वैल्यू हमेशा बड़ी होगी, ऑब्वियस सी बात है। और साथ में बी माइनस ए इंटू कैपिटल एम दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू, उससे कम होगी। तो इसको आप बेटर रहेगा, ये मत सोचेंगे एंड पॉइंट बी माइनस ए इंटू एफ बी, कुछ ऐसा सोच लो। देखो देखो ये है, एंड सपोज दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। So this is the graph of the function, and say this is A and this is B, and this is the point of minimum, that is the least value of the function, and this is the greatest value of the function। ये इसकी greatest value है function की, this is the greatest value, और हमें इसे इंटीग्रेट करना है A से B। तो यहाँ अगर आप इसको इधर बढ़ा दें तो आप देख सकते हैं कि दो रेक्टेंगल आपको बनते हुए दिखाई देंगे। रेक्टेंगल आपको यह दिखाई देगा बनता हुआ, और एक रेक्टेंगल बड़ा दिखाई दे रहा है, एंड से दिस वैल्यू इज स्मॉल m विच इज द लीस्ट वैल्यू एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो इस केस में इंटीग्रल a टू b fx dx will be less than m into b minus a and greater than m into b minus, तो इन दोनों के यह बीच में लाई करेगा। अगर इसके साथ में अगर आपके पास इंटीग्रल a टू b fx dx का होल मॉड्यूलस है, then this integral is always less than equal to integral of mod of fx from a to b।
असल में यहां पर इंटीग्रल, अगर ये वाला प्रॉपर्टी डी प्रॉपर्टी देखी जाए तो डी प्रॉपर्टी में, तो दिस वाज सी, डी प्रॉपर्टी में आप समझ सकते हैं कि अगर मेरे पास यह एफ एक्स है, दिस इज एफ एक्स, ये एफ एक्स है, एंड दिस इज ए, ये ए है और ये बी है, और मुझे इसका इंटीग्रल ए से बी चाहिए, तो इंटीग्रल ए से बी एफ एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू ए वन माइनस ए टू प्लस ए थ्री, है ना। और अगर इसका मॉड्यूलस लिखा है तो ये इसका मॉड्यूलस हो जाएगा, दिस एरिया इज ए वन, दिस एरिया इज ए टू, एंड दिस एरिया इज ए थ्री, and this will be less than equal to mod of a1, that is a1 mod of a1 plus mod of a2 plus mod of a3, which is nothing but a1 a2 a3 because they are positive values, a3, and this is equal to integral a to b mod of fx dx का इंटीग्रल। क्योंकि अगर मैं f का मॉड लेता हूं तब उस केस में मुझे यह ग्राफ ऊपर की डायरेक्शन में बनाना पड़ेगा ऐसे, और ये a2 है तो फिर यह भी a2 हो जाएगा मॉड fx के लिए। तो ये क्लियर हुआ, ये fx है और ये y इक्वल टू मॉड fx है पूरा ग्राफ। तो ये हुआ। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर fx gx और hx इस तरह से इस इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, जहां पर gx इज सैंडविच बिटवीन fx एंड hx, तो इस केस में इनके इंटीग्रल्स भी इसी ऑर्डर में होंगे। ऑब्वियस सी बात है, जो सबसे ज्यादा वाला फंक्शन होगा जिसकी y ऑर्डिनेट वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, दैट विल इनक्लोज more area with x-axis as compared to the function which has a lesser ordinate value and which is still greater than the area bounded by the function with the least ordinate values. तो ये इस ऑर्डर में होंगे। So that was estimation of definite integration, and that brings us to the end of definite integration. Definite integration अभी देखा जाए तो थ्योरी बहुत कम है, प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे अच्छे लेवल के इसमें बन सकते हैं, और ज़रूरत है यह सारा का सारा माइंड मैप देखने के बाद आपको क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करने की। जितना आप इसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि थियोरेटिकल पॉइंट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड थियोरेटिकल पॉइंट्स हैं, जितना प्रैक्टिस आप प्रॉब्लम्स की करेंगे उतना ये चैप्टर आपका अच्छा हो जाएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।